हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि अभी येस्टेट की परीक्षा सामने आ ही रही है, ईएलटी ग्रेड की भी डेट आ चुकी है, तो आप लोग अपनी तैयारी को विशेष रूप से जारी रखिए, क्योंकि हमें परीक्षाओं का होने का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि परीक्षाएं तो अपने निर्धारित समय पर होंगी ही होंगी। हम परीक्षाएं तभी अटेंड कर सकेंगे जब हमारी तैयारी मजबूत रहेगी। तो कवियों की श्रृंखला में हम लोगों ने अभी तक 145 से ज़्यादा कवियों के बारे में पढ़ लिया है, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। कुछ कवि ऐसे भी हैं जिनसे 2-4 प्रश्न इधर उधर से ही मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और जितने भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है विशेष रूप से चैनल से जुड़ने के लिए। तो चलिए, कुछ इसमें प्रश्न दिए गए हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधियों से। इसमें पहला प्रश्न है, इतिहास लेखन की किस विधि में साहित्यकारों के नाम को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करते हुए इतिहास लिखा जाता है? विधेयवादी पद्धति, काल क्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति? तो इसमें हमारा चौथा विकल्प वर्णानुक्रम पद्धति बिल्कुल सही है। प्रश्न है, गारसादा तासी ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? विधेयवादी पद्धति, काल क्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति? तो चौथा विकल्प है वर्णानुक्रम पद्धति। तो जो गारसादा तासी थे, इन्होंने किस पद्धति को अपनाया था? तो वर्णानुक्रम पद्धति को इन्होंने अपनाया था। किसने? गारसादा तासी ने। आगे देखेंगे। अभी ये जो भी टॉपिक चल रहा है इसको आप ना तो स्किप करेंगे ना ही स्पीड में देखेंगे। इसको आप नॉर्मल स्पीड में, जैसी होती है वाईटी की स्पीड, उसी स्पीड में देखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे आप लोग जानिए। आगे है, शिव सिंह सेंगर ने किस विधि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? विधेयवादी पद्धति, काल क्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति? तो शिव सिंह सेंगर ने भी कौन सी पद्धति अपनाई थी? वर्णानुक्रम पद्धति इन्होंने भी अपनाई थी। इतिहास लेखन की किस विधि में कवियों का वर्णन उनके जन्म वर्ष के अनुसार किया जाता है? विधेयवादी पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति? तो जन्म वर्ष पूछा है ना, काल मीन्स समय होता है, तो जन्म वर्ष पूछेगा तो वो कौन सी विधि होगी? काल क्रमानुक्रम पद्धति। इजी सी ट्रिक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लेख लिखा है? विधेयवादी पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति? तो ग्रियर्सन ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर से कह रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा। आगे है, मिस्र बंधुओं ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लेख लिखा है? विधेयवादी पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति? तो इन्होंने कालक्रमानुक्रम पद्धति को अपनाया था। किसने? मिस्र बंधुओं ने। किस विधि के जन्मदाता फ्रांस के विद्वान तेन माने जाते हैं? विधेयवादी पद्धति,
कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति। तो फ्रांस विद्वान तेन विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे है, किस विधेयवादी पद्धति को देखेंगे, विधेयवादी पद्धति को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, 3, 4 या फिर 5। तो विधेयवादी पद्धति को कुल 3 भागों में बांटा जाता है। हमारा इसमें दूसरा विकल्प एकदम सही है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा विधेयवादी पद्धति का भाग नहीं है? जाति, वातावरण, भूगोल या फिर क्षण। तो विधेयवादी पद्धति का भाग भूगोल नहीं है। तो विधेयवादी, अभी हम लोगों ने पढ़ा, विधेयवादी पद्धति को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग जो है, 3 भाग कौन कौन से थे? जाति, वातावरण और क्षण। इसमें भूगोल शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? विधेयवादी पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति। तो इसमें हमारा पहला विकल्प विधेयवादी पद्धति बिल्कुल सही है। प्रश्न है, इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि मानी जाती है? विधेयवादी पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति। तो इसमें पहला विकल्प विधेयवादी पद्धति बिल्कुल सही है। प्रश्न है, इतिहास लेखन की किस विधि में तथ्यों की जांच कर, विश्लेषण कर, निष्कर्ष पर पहुंचकर ही तथ्यों का निस्तारण किया जाता है? विधेयवादी पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति। तो इसमें तीसरा विकल्प वैज्ञानिक पद्धति बिल्कुल सही है। प्रश्न अगला देखेंगे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इतिहास लेखन की किस विधि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? विधेयवादी पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की कौन सी विधि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है? समाजवादी पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति। तो वो है समाजवादी पद्धति, बिल्कुल सही है हमारा पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, सबसे कम लोकप्रिय विधि है? समाजवादी पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति। तो जो सबसे लोकप्रिय विधि है, सबसे कम लोकप्रिय है, वो है समाजवादी पद्धति। अर्थात इसको बहुत कम विद्वानों ने ही चुना है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की विधि में। अगला प्रश्न देखेंगे, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा माना जाता है? मिश्र बंधु, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल। इसमें हमारा चौथा विकल्प आचार्य शुक्ल बिल्कुल सही है। प्रश्न है, निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है? भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदुकाल या फिर पुनर्जागरण काल। तो प्रवृत्ति आधारित नामकरण जो नहीं माना जाता है वो है भारतेंदुकाल। इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? विकल्प देखिएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास,
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, परशुराम चतुर्वेदी। तो हमारा यही चौथा वाला विकल्प असंगत है। ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल अर्थात प्रारंभिक काल को किन नामों से संबोधित किया है? प्रारंभिक काल संधिकाल, आदिकाल वीरकाल, सिद्ध सामंत काल या फिर संधिकाल एवं चारण काल। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला है, गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। दूसरा है, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें तो दूसरा विकल्प हमारा सही दिख रहा है। तीसरा है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। बिल्कुल सही बात है। अगला देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो यह भी सही है हमारा। तो इसमें गलत विवरण पूछा है, तो इसमें हमारा जो पहला वाला विकल्प है यही इसमें गलत है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर संस्कृत? तो फ्रेंच में लिखा गया था। सबको पता है कि गारसा द तासी ने स्टार्टिंग की थी और उनकी भाषा क्या थी? फ्रेंच थी, क्योंकि वो फ्रेंच विद्वान थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस विद्वान ने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गारसा द तासी, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखने वाले विद्वान गारसा द तासी हैं, इसीलिए हमारा दूसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गारसा द तासी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज? बिल्कुल नहीं, शिव सिंह सेंगर का है। मिश्र बंधु विनोद? मिश्र बंधुओं का है। अगला विकल्प है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान? बिल्कुल नहीं है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। आगे है, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी? बिल्कुल सही है, हमारा चौथा विकल्प सही है। एक गारसा द तासी द्वारा लिखा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा है? इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का स्वर्णिम इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर? तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था, तो हमारा दूसरा विकल्प इसमें सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच? तो ग्रियर्सन ने उर्दू भाषा में लिखा था। हमारा दूसरा विकल्प इसमें, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजी में लिखा था। ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में लिखा था। हमारा तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर किशोरी लाल गुप्त? तो जो चौथा विकल्प है, किशोरी लाल गुप्त। अगला प्रश्न है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ? चलिए विकल्प देखते हैं। हमारा विकल्प है, रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल से, काशी नागरी प्रचारणी सभा से, फोर्ट विलियम कॉलेज से या फिर सरस्वती पत्रिका से? तो इसमें हमारा पहला विकल्प रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल बिल्कुल सही है।
अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1984, 1988, 1986 या फिर 1872? माफ कीजिएगा, 1884, 1888, 1886 या फिर 1872। तो इसमें दूसरा विकल्प 1888 बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 252 वैष्णवों की वार्ता के रचनाकार कौन है? नाभादास, ध्रुवदास, गोकुलनाथ या फिर तुलसी? तो 252 वैष्णवों की वार्ता है गोकुलनाथ जी की रचना। अगला प्रश्न देखेंगे, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास, ध्रुवदास, गोकुलनाथ या फिर तुलसी? तो पहला विकल्प सही है, नाभादास। अब हम बात करेंगे बिना किसी देरी किए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र चित्रण है? 200, 202, 222, 252 या फिर 284? तो भक्तमाल में कुल 200 भक्त कवियों का चरित्र चित्रण दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, भक्त नामावली के रचयिता कौन है? नाभादास, ध्रुवदास, गोकुलनाथ या फिर तुलसी? तो भक्त नामावली के रचयिता है ध्रुवदास। भक्तमाल की अगर बात की जाएगी तो नाभादास है, और वहीं अगर रचना की बात की जाए भक्त नामावली तो वो है ध्रुवदास की। अगला प्रश्न है, कविमाला के रचयिता कौन है? नाभादास, ध्रुवदास, गोकुलनाथ या फिर तुलसी? तो हमारा चौथा विकल्प तुलसी बिल्कुल सही है। हमारा कल का टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आनी भी चाहिए क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और उससे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको उसमें से एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, एक तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग ज़रूर उसको पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा, बिना स्पीड भगाए, बिना स्किप किए। तो बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे, उसमें से हो सकते हैं। तो हमने जो है काव्य शास्त्र कल समाप्त कर दिया था। आज किस टॉपिक पे हम लोग शाम वाली वीडियो शुरू करें, आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जितने भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।